नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट में रौनक क्या है, हाइलाइट्स बताएंगे आपको, लेकिन शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। फिर बढ़ेगी आपकी ईएमआई। आरबीआई ने %0.5% महंगा किया कर्ज। ग्रोथ का अनुमान भी घटाया, लेकिन आगे की पेश की अच्छी तस्वीर। कहा देश की इकोनॉमी मजबूत। 16% क्रेडिट ग्रोथ को भी बताया पॉजिटिव सिग्नल। पॉलिसी के बाद बाजार में जबरदस्त तेजी। निफ्टी 17,100 की तरफ, सेंसेक्स करीब 1,000 पॉइंट ऊपर। बैंक ऑटो मेटल्स में अच्छी खरीदारी। आरबीआई ग्रिड पॉलिसी के बाद सरकारी बैंकों में तेजी। 5% ज्यादा उछाल के साथ कैनरा बैंक बना वायदा का टॉप गेनर। बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, यूनियन बैंक भी 2 से 3% चढ़े। रुपए की गिरावट पर बोले आरबीआई गवर्नर, डॉलर रुपए पर बनी हुई है नजर, लेकिन रुपए का लेवल नहीं करेंगे तय। और हमारे खास प्रोग्राम राइजिंग स्टार में पाइपर सेरिका के फाउंडर अभय अग्रवाल से मुलाकात। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में ग्रोथ की जताई उम्मीद। देखिए उनकी निवेश स्ट्रैटेजी 1:27 पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर कर रहा है कारोबार। पॉलिसी एक्सपेक्टेड लाइंस पर, लेकिन आगे का जो आउटलुक शेयर किया है आरबीआई गवर्नर ने वो बाजार को पसंद आया और शायद यही कारण है कि लगातार गिरने के बाद पॉलिसी में पॉजिटिव कमेंट्स बाजार में एक रिकवरी का कारण बने हैं। दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर फिलहाल बाजार ट्रेड करते हुए निफ्टी बैंक 1000 पॉइंट ऊपर अब आकर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स में 1000 अंकों से ज्यादा की मजबूती है। मिड कैप्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हालांकि उतना पार्टिसिपेशन मिड कैप्स की ओर से नहीं रहा है जितना हम दिग्गजों की ओर से देख रहे हैं या बड़े इंडाइसेस की ओर से देख रहे हैं। संकेत अगर आप विदेशी फ्रंट पे देखेंगे अभी के लिए तो वो भी पॉजिटिव ही है, क्योंकि अमेरिका के फ्यूचर्स भी पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करते हुए ऑलमोस्ट ½ % ऊपर हैं। तो अब तक की बड़ी बातें क्या है वो आपको बता देते हैं। पॉलिसी के बाद बाजार में जबरदस्त तेजी है। निफ्टी 17,100 के ऊपर कारोबार कर रहा है। सबसे ज्यादा रौनक अगर कुछ पॉकेट्स में है तो फाइनेंशियल स्टॉक्स हैं, बैंक स्टॉक्स हैं जो मोमेंटम दिखा रहे हैं। बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी है, जहां पर 1000 अंकों की तेजी फिलहाल देखने को मिल रही है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक्स ये परफॉर्म कर रहे हैं। सरकारी बैंकों का इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो ये भी मजबूत है आज के सेशन में। यहां ज्यादातर जो सरकारी बैंक स्टॉक्स हैं वो 5% तक की तेजी दिखा रहे हैं। इसके अलावा ऑटो मेटल में अच्छी खरीदारी दिखेगी। रियल्टी में बाइंग दिख रही है। सीमेंट, ऑटो एंसिलरी, ये कुछ और पॉकेट्स हैं जो मोमेंटम दिखा रही हैं तेजी की तरफ। अब यहां से बचे हुए सत्र की क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर करते हैं बातचीत। हमारे साथ प्रकाशगावा.com के प्रकाश गावा मौजूद हैं। गावा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। तो रिकवरी तो है जिसमें शॉर्ट कवरिंग का भी सपोर्ट है, प्लस सेंटिमेंट्स भी आज की पॉलिसी में जो स्टेटमेंट्स आए हैं उसने बेहतर किए हैं। अब सवाल ये है कि 17,100 के नजदीक तो हम पहुंचे हैं, आगे बढ़ पाएंगे? रिमेनिंग सेशन के लिए क्या व्यू है? गुड आफ्टरनून दीपाली। लगता तो है कि हम अपमूव है यहाँ पर, क्लियर कट। जो तो तेजी आई है आरबीआई पॉलिसी के बाद, तो वर्स्ट इज ओवर लगता है मुझे। अगर आज का लो संभल जाता है तो लगेंगे बॉटम आउट बन चुका है यहाँ पर। तो स्ट्रक्चरली यस अपमूव ऑन है। अब ट्रेड कर रहा है निफ्टी 17,100 में, अपमूव ऑन है, इतना कह सकते हैं। 17,000 तक कोई सपोर्ट मिले, डिप मिलती तो खरीदारी का मौका रहेगा। मुझे लगता नहीं नीचे आएगा, लेकिन यस अपमूव ऑन। ओके, स्टॉक्स बताइए गावा साहब, कौन से निकाले आपने? टॉप्स के लिए मैं लगा हिंदुस्तान कॉपर अच्छा लगता है मुझे। अच्छी तेजी है, बहुत बढ़िया बेस बन रहा है, यहाँ पर एक अपमूव मिलना चाहिए। 103 का स्टॉप लगा चले तो शायद 110-12 एक लेवल है, वहां तक जाने की संभावना है 1-2 दिनों में। दूसरा स्टॉक जो मुझे अच्छा लगता है इस वक्त तो है इंडिया सीमेंट। अच्छी तेजी है यहाँ पर। 250 का स्टॉप लगा चले, 252 का अपसाइड करीब 282 का पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इंडिया सीमेंट में खरीदारी की सलाह है। 7.5% ऊपर ऑलरेडी स्टॉक अभी आकर कर रहा है कारोबार 263 के लेवल्स पर। तो यहां पर एक तेजी का ट्रेड आप ले सकते हैं। मिड कैप इंडेक्स अब आपकी स्क्रीन पर लाते हैं और अलग अलग पॉकेट्स आपको दिखाते हैं कहां पर क्या एक्शन आज के सेशन में मिड कैप स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। इंडेक्स दिन के ऊपरी स्तरों पर 1.25% मजबूत, 350 अंकों की मजबूती है। अब स्टॉक्स देखिए, शुरुआत करेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज और साथ ही साथ बैंक स्टॉक्स के साथ। सरकारी बैंक सबसे पहले लेकर आएंगे, साथ ही लेकर आएंगे एनबीएफसीज को। सरकारी बैंकों में कैनरा बैंक 5.25% ऊपर, पीएनबी 5% ऊपर ऑलमोस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा 4% मजबूत, इंडियन बैंक 1% ऊपर कर रहा है कारोबार। वहीं अगर आप एनबीएफसीज को देखेंगे तो यहां भी खरीदारी दिखी है आज। और इक्विटास, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, आईबी हाउसिंग, मनापुरम फाइनेंस, ये ऑलमोस्ट 5% तक की तेजी आज के सेशन में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं।
एनबीएफसीज और बैंक्स के अलावा अगर आप देखेंगे तो ऑटो एंसिलरीज हुए या फिर मेटल स्टॉक्स हुए, यहाँ भी तेजी है मेटल्स में। हिंडाल्को, नाल्को, जेएसपीएल, सेल, यहाँ 4.5% तक की मजबूती दिखेगी, 2.5% से लेकर यहाँ तेजी बनी हुई है। साथ ही अगर आप मेटल्स के अलावा कुछ और पॉकेट्स देखेंगे तो सीमेंट स्टॉक्स में खरीदारी। अभी गाबा साहब इंडिया सीमेंट का जिक्र कर रहे थे, लेकिन अब देखिए डेक्कन सीमेंट, ककातिया सीमेंट, गुजरात सिद्धि सीमेंट, यहाँ पर भी 5% तक की तेजी। ऑटो एंसिलरीज में टॉलब्रूस ऑटो 6% ऊपर, मदरसन 4% ऊपर, ऑटोमोटिव एक्सेल्स 2.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। रियल्टी में भी खरीदारी है, फिनिक्स, आईबी रियल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ 8% तक की मजबूती दिखा रहे हैं। आईटी थोड़ा आपको हल्की साइड पर दिखाई देगा। न्यूक्लियस सॉफ्ट, सिग्निटी टेक, एलटीआई, सोनाटा सॉफ्टवेयर दबाव के साथ कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। तो ये फिलहाल स्टॉक्स का आपको हाल दिखाई देगा मिड कैप्स का। लेकिन क्रेडिट पॉलिसी की अगर बात की जाए तो आरबीआई ने लगातार चौथी बार दरें बढ़ाई हैं, 0.5% रेपो रेट बढ़ा है। आरबीआई गवर्नर ने ग्रोथ का अनुमान भले ही घटाया हो, लेकिन आगे की अच्छी तस्वीर भी पेश की है। उन्होंने कहा है कि घरेलू इकोनॉमी मजबूत है। क्रेडिट पॉलिसी पर बातचीत करने के लिए और आज की पॉलिसी के मायने समझने के लिए हमारे साथ फेडरल बैंक के ईडी आशुतोष खजूरिया मौजूद हैं। आशुतोष जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो आपका इनिशियल रिएक्शन, हालांकि सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो सकती है, तो ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर रहा है, लेकिन जो कमेंट्री ब्रॉडर आउटलुक के तौर पे आरबीआई गवर्नर ने दी है, आप कैसे समझते हैं उसे? हाँ, तो जैसा आपने कहा, आशानुरूप 50 बेसिस पॉइंट्स की अपेक्षा थी और 50 बेसिस पॉइंट की ही ब्याज दरों में वृद्धि हुई है। ये एक और हम उस ओर बढ़ रहे हैं जहां पर मेरे ख्याल से ये वृद्धि की जो चेन है ये अपने कंप्लीशन की तरफ चल रही है। हालांकि किसी कोई फॉरवर्ड गाइडेंस देने के मामले में हमारे जो गवर्नर साहब थे उन्होंने कहा कि ये अच्छा उचित नहीं होगा, क्योंकि हम वो डेटा बेस्ड उस पर रिएक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि कोई गाइडेंस अगर आती है तो मार्केट्स को कहीं मिसलीड ना करे, क्योंकि हर दिन इतना परिवर्तन हो रहा है, इतनी वोलेटिलिटी है सिस्टम के अंदर, और खासतौर से जिसको उन्होंने थर्ड शॉक या थर्ड मेजर जो है वो कोविड और कोविड के बाद उन्होंने 2 शॉक्स का जिक्र किया था, तो यूक्रेन वॉर और कोविड का, और उसके बाद ये तीसरे शॉक के तौर पे उन्होंने चर्चा की है कि जो केंद्रीय बैंक है, जो सेंट्रल बैंक से जितने एग्रेसिवली अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं, उससे भी करेंसी मार्केट्स इन्फ्लुएंस हुई हैं। सबसे ज्यादा डॉलर अपने विगत कई दशकों में सबसे ऊंचे स्तर पर है, और सिर्फ एक भारतीय रुपया ही नहीं, अन्य कई मुद्राएं भी जो हैं वो बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट हुई हैं डॉलर की तुलना में। तो चाहे वो यूरो हो या पाउंड स्टर्लिंग हो या जापानीज येन हो, यहाँ तक कि इवन मलेशियन रिंगिट और चाइनीज युआन, ये सब भी रुपए के तुलना में ज्यादा इनका अवमूल्यन हुआ है। तो इस स्थिति में जहां पर ये निरंतर नई चुनौतियां आ रही हैं करेंसी को स्टेबलाइज रखने के लिए, ज्यादा वोलेटिलिटी उसमें न रखने के लिए, तो उन्होंने कोई एक खास स्तर जो है वो तो तय नहीं किया, जैसा कि आपने भी अभी समीक्षा की थी कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि $, रुपीस का कोई लेवल है जिसको हम प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, लेकिन हाँ वोलेटिलिटी को चेक करने के लिए उसमें बहुत ज्यादा अगर परिवर्तन होता है तो उससे रियल इकोनॉमी इंपैक्ट होती है। इंपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, वो सभी इस पर निर्भर रहते हैं कि एक मुद्रा में स्थिरता रहे, और तो और कैपिटल फ्लोज जो देश में आने वाले होते हैं, चाहे वो एफडीआई के रूप में आए या एफपीआई के रूप में आए, उन्हें भी जो स्थानीय मुद्रा है उसकी स्थिरता का बहुत की चिंता रहती है। ऐसा ना हो कि वो 10% जो है अपने एसेट साइड में गेन कर रहे हैं और 8% के करीब जो है वो अवमूल्यन हो जाए, तो उनको तो नेट गेन काफी कम हो जाती है। तो उनको ये देखना रहता है कि हम अगर यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका हमें क्या प्रतिदान है। और ये इस चैलेंज में, इस चुनौती के दौर में उन्होंने हमारे गवर्नर साहब ने फॉरवर्ड गाइडेंस देने से इनकार किया। उन्होंने ये कहा कि हम कोई पर्टिकुलर लेवल को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हम वोलेटिलिटी को चेक करने के लिए निरंतर करेंगे। सबसे ज्यादा जो उसमें सुखद बात थी वो ये थी कि हम देख रहे हैं $105 बिलियन अपनी पीक से फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं वो नीचे आए 642 से करीब 537 के स्तर पर विगत एक वर्ष में। उसमें 2/3 हिस्सा जो है वो रीवैल्यूएशन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स की वजह से है। जैसे मैंने अभी जिक्र किया था कि अन्य करेंसीज, अन्य मुद्राएं जो हैं वो भी काफी डिप्रिशिएट हुई हैं डॉलर की तुलना में, और हमारे रिजर्व्स जो हैं वो कई मुद्राओं में मेंटेन होते हैं। तो इसलिए एक तो उसका असर,
दूसरा जो यील्ड्स एकदम से तेजी से बढ़ी और उसके कारण जो मार्क टू मार्केट वगैरह का इम्पैक्ट जो आता है, जो आप एसेट्स होल्ड कर रहे हैं, उन सबको देखते हुए जो फॉरेक्स रिजर्व्स का जो करेंट वैल्यूएशन है वो निश्चित रूप से प्रभावित हुआ हुआ। इवन गोल्ड जो है वो $1900 प्रति ट्राई ऑन्स के आसपास चल रहा था और वहां से उसका जो फॉल हुआ है वो $1640-1650 पर ट्राई ऑन्स के लेवल पे आ गया है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये सिर्फ इंटरवेंशन ही नहीं है जिसकी वजह से रिजर्व नीचे आए हैं। 2/3 भाग इसका इसलिए है कि बाकी करेंसीज जिसमें रिजर्व मेंटेन है उनका डॉलर की तुलना में मूल्य हुआ है। आशुतोष जी, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आरबीआई ने इनफैक्ट कहा पॉलिसी में कि इन्फ्लेशन टारगेट तो मिस होंगे लेकिन ग्रोथ पे वो ओवरली ऑप्टिमिस्टिक है, जिस पर अभी हमने बातचीत भी की। अब सवाल ये है कि हमने यूएस में दरें बढ़ने का सिलसिला देखा है, यूएस फेड के कमेंट्री देखी है कि इन्फ्लेशन उनकी प्रायोरिटी रहेगी, फिर चाहे उनको दरें बढ़ानी पड़े और भी अग्रेसिवली। और अगर आप आरबीआई पॉलिसी की आज की लैंग्वेज को समझें गवर्नर की, तो क्या आपको लगा, मुझे याद है अगस्त की पॉलिसी में आपने कहा था अभी दरें बढ़ने का सिलसिला जारी रहेगा, अभी कर्ज का बोझ बढ़ेगा कंज्यूमर पे और रेपो रेट 6% तो आएगा, इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है, जो कि ऑलमोस्ट आ गया क्योंकि 5.90% है। अब बताइए कितनी और दरें बढ़ने का सिलसिला कब तक जारी रह सकता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ग्रोथ को भी ध्यान में रखते हुए? क्या समझ में आया आपको आज आरबीआई पॉलिसी से? देखिए, भारत की स्थिति और अमेरिका की स्थिति एक जैसी नहीं है, जहां एक और विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जिसमें कि औसत प्रति व्यक्ति आय जो है वो $50,000 प्रति वर्ष से भी ज्यादा है, इनफैक्ट $60,000 से भी ज्यादा है, और कहाँ भारत जहां भी $2,000 आय है, तो हमारी जो ऑप्शंस है, हमारी जो प्राथमिकताएं हैं, उनमें निश्चित रूप से अंतर होगा। उनकी प्राथमिकता इस समय पूरी तरह से प्राइस स्टेबिलिटी, मुद्रास्फीति पर पूरी तरह नियंत्रण, लेकिन हमें यह भी देखना है हमारे देश में कि हमारी विकास की दर बहुत ज्यादा प्रतिकूल रूप से बाधित ना हो, क्योंकि अगर वैसा हुआ तो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर असर पड़ता है। अगर हमारी विकास की दर कम होती है तो नए अवसर जो एम्प्लॉयमेंट पैदा करने के हैं वो प्रभावित होंगे। हाँ, ये जरूर है कि हमें भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखना होगा, ऐसा नहीं कि हम मुद्रास्फीति को कहीं भी बढ़ने दे सकते हैं, क्योंकि वो जो गरीब तबका है उसको सबसे ज्यादा हिट करती है। और हमारे देश की, जैसा मैंने कहा, प्रति व्यक्ति आय कम है, तो उसमें काफी बड़ा हिस्सा ऐसा है जो अपना दैनंदिन कार्यों में बड़ी मुश्किल प्रतिदिन का जो है वो मीट कर रहे हैं, इसको कहते हैं आप मेकिंग देयर बोथ हैंड्स मीट। तो उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन ग्रुप के लिए या लो इनकम वाला जो ग्रुप है उसके लिए ये बहुत नितांत आवश्यक है कि मुद्रास्फीति नियंत्रित रहे, क्योंकि मुद्रास्फीति एक अमीर और गरीब के बीच में भेद नहीं करती, वो पूरी तरह से इक्विटेबल इस दृष्टि से रहती है कि जितनी चीजें महंगी हुई वो अमीर को भी उतने में ही मिलेंगी और गरीब को भी उतने में मिलेंगी। तो अमीर तो बर्दाश्त कर लेगा अपनी सरप्लस की वजह से, लेकिन गरीब के लिए वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें एक बड़ा ही डेलिकेट बैलेंस मेंटेन करना रहता है, और इसमें बहुत अच्छा जो कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है, मतलब केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से भी, और दूसरी ओर आपके मौद्रिक जो केंद्र है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक, उसकी तरफ से, तो एक मौद्रिक नीति के माध्यम से और दूसरा अपनी फिस्कल पॉलिसीज के माध्यम से, दोनों तरफ से उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं कि प्राइस स्टेबिलिटी भी रहे, सप्लाई जो डिसरप्शन है वो भी उसमें भी रहे, चाहे वो कभी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने का काम हो या इंपोर्ट ड्यूटीज को कम करने का हो। इन सारी चीजों को लेकर एक बैलेंस करके वो कोशिश कर रहे हैं कि प्राइसेस जो हैं वो नियंत्रण में रहें, कीमतें जो हैं वो नियंत्रण में रहें, और उसका जो प्रतिकूल प्रभाव होता है, एक स्थायी विकास दर मेंटेन करने के लिए, उसमें एक निरंतरता बनाए रखने के लिए जरूरी है कि मुद्रास्फीति भी नियंत्रित रहे। तो दोनों तरफ बैलेंस करना है, विकास की दर को भी कम नहीं होने देना है ताकि नया निवेश हो, नई जो है एम्प्लॉयमेंट की जो है अपॉर्चुनिटीज पैदा हो। जब लोग कमाएंगे तो निश्चित रूप से उसका जो इफेक्ट है, जो उसका जो क्रम जो चलेगा, जिसको वर्चुअस साइकिल कहते हैं, वो भी बना रहेगा। तो दोनों को मेंटेन करना एक डेलिकेट बैलेंस है, जिसपे आई थिंक काफी अच्छा काम हो रहा है। मुझे लगता है कि सफल। जी जी, ठीक है। एक लास्ट चीज और आपसे पूछना चाहेंगे, लिक्विडिटी की सिचुएशन फिलहाल और इस पॉलिसी स्टांस के बाद कैसे देख रहे हैं? हाँ, तो आई थिंक
बहुत क्लियरली गवर्नर साहब ने बताया अपने संबोधन में, उन्होंने ये बताया कि ऐसा नहीं है कि आपने अभी टेम्परेरीली पिछले कुछ दिनों में देखा कि लिक्विडिटी की कमी है तो हम पूरी तरह से डेफिसिट जोन में आ चुके हैं, ऐसा नहीं है। वो उसका मुख्य कारण रहा है एडवांस टैक्स का जमा होना और उसके बाद जीएसटी का कलेक्शन, और वो पूरा पैसा गवर्नमेंट के क्रेडिट बैलेंसेस के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रहना, जो अलग अलग अनुमानों के हिसाब से मेरे ख्याल से वो 3,80,000 या से लेकर 4 लाख करोड़ के बीच में है। और इतना बड़ा अगर आपका बैलेंस मेंटेन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, तो जैसे जैसे वो खर्च होगा वैसे वैसे लिक्विडिटी इंजेक्ट होती रहेगी। उन्होंने यहाँ तक आंकड़े दिए कि सितंबर माह में ही अगर हम देखें तो हमारी लिक्विडिटी सरप्लस जो है वो 1 लाख करोड़ के ऊपर है। सिस्टम का जो लिक्विडिटी सरप्लस है वो 1 लाख करोड़ के ऊपर है। तो अभी भी इसलिए न्यूट्रल स्टांस जो है वो उसकी घोषणा नहीं हुई है। उन्होंने ये कहा अभी भी विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन, जो अकोमोडेटिव जो पॉलिसी है उसमें उसका धीरे धीरे विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन मतलब लिक्विडिटी सिस्टम से निकलेगी। हाँ, ये जरूर है कि फॉरेक्स इंटरवेंशन वगैरह की वजह से निश्चित रूप से ये इसमें एक गति मिली होगी, क्योंकि जब आरबीआई डॉलर बेचता है तो उसके बदले में वो सिस्टम से रुपया जो है वो लेता है, तो उससे भी अकोमोडेशन जो है वो विड्रॉ होती है, उससे भी लिक्विडिटी जो है वो विड्रॉ होती है। और अगर अनुमानतः 40 से 50 बिलियन डॉलर अगर हम इंटरवेंशन में लगा, क्योंकि आज उन्होंने बताया 67% जो है वो तो दूसरी मुद्राओं के अवमूल्यन की वजह से रिजर्व्स कम हुए हैं, और अगर 1/3 भी इंटरवेंशन की वजह से कम हुए तो लगभग वो आंकड़ा करीब 35-40 बिलियन डॉलर के करीब आता है। मतलब लगभग 3 लाख करोड़ के करीब की जो लिक्विडिटी है वो सिर्फ फॉरेक्स इंटरवेंशन के माध्यम से जो है वो विड्रॉ हुई है। तो गवर्नमेंट जब खर्च करेगी अब अपने कैपिटल आउटलेज में या दूसरी चीजों में, जहां भी उनके खर्च जैसे भी होते रहेंगे, वो जो उन्होंने रेवेन्यू इकट्ठा किया है एडवांस टैक्स या जीएसटी के माध्यम से जो इकट्ठा हुआ है, तो मुझे लगता है वापस लिक्विडिटी आपकी एडिक्वेट लिक्विडिटी की सिचुएशन आ जाएगी। तो मुझे नहीं लग रहा है कि लिक्विडिटी का कोई स्ट्रेन है। ओके, चलिए ठीक है, शुक्रिया आशुतोष जी आने के लिए शो में, अपने व्यूज देने के लिए इस पॉलिसी को लेकर और बताने के लिए क्या मायने भी हैं इसके। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो बात करेंगे सीमेंट स्टॉक्स की और क्या है तेजी के कारण, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के बड़े मुद्दे, ट्रेंड्स और साथ ही नए आइडियाज की। स्टार्टअप की दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा आजकल हो रही है फंडिंग विंटर की, यानी कि ऐसा माहौल जहां फंड जुटाना बेहद मुश्किल हो रहा है। लेकिन इस विंटर में सुनहरी धूप ब्यूटी सेगमेंट में खिली हुई है। पिछले 6 महीनों में जहां पूरी दुनिया मंदी के साए में जी रही है, वहीं भारतीय ब्यूटी स्टार्टअप्स ने अच्छा खासा फंड जुटा लिया है। मिसाल के तौर पर पर्पल, जो बना है देश का 102nd यूनिकॉर्न, कंपनी ने हाल ही में $33 मिलियन का फंड रेज किया। इससे पहले मई के महीने में शुगर कॉस्मेटिक्स ने $50 मिलियन के फंड जुटाए। वहीं वीगन ब्यूटी प्रोडक्ट स्टार्टअप प्लम ने मार्च के महीने में $35 मिलियन का फंड रेज किया है। यानी कि पिछले 4 महीनों में इन कंपनियों ने कुल मिलाकर $100 मिलियन का फंड रेज किया। अब इन कंपनियों के वैल्यूएशन पर अगर हम नजर डालें तो सबसे आगे इस $1 बिलियन क्लब में नायका का नाम आता है। कंपनी लिस्टेड एंटिटी है। $8.8 बिलियन पर दरअसल नायका का वैल्यूएशन इस समय खड़ा है। यही नहीं, पर्पल का वैल्यूएशन हाल ही के फंड रेज के बाद करीब $1.1 बिलियन पर आ गया है। इसके पीछे है शुगर कॉस्मेटिक्स, जिसका वैल्यूएशन लगभग $500 मिलियन पर आका जा रहा है, तो प्लम का वैल्यूएशन लगभग $250 मिलियन पर खड़ा है। इन वैल्यूएशन और इस फंड रेस से जाहिर है कि इस सेक्टर में ग्रोथ का खूब पोटेंशियल है। अब पोटेंशियल की बात करें तो 2022 यानी कि इस साल में भारतीय ब्यूटी सेगमेंट में तकरीबन $25 बिलियन का मार्केट देखने को मिलेगा। और अगर आप 5 साल आगे बढ़ेंगे यानी कि 2027 में ये मार्केट $33 बिलियन से ज्यादा होगा, यानी औसतन 6% से ज्यादा की CAGR ग्रोथ। अब सवाल यही है, इस तरह की ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए क्या बड़ी कंपनियां आगे रहेंगी
या फिर स्टार्टअप्स का शेयर बढ़ने वाला है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ है यूनिकॉर्न पर्पल के फाउंडर मनीष तनेजा और साथ ही शुगर कॉस्मेटिक्स की को-फाउंडर विनीता सिंह। आप दोनों का ही स्वागत है। कांग्रेचुलेशंस आप दोनों को, जहां पर दुनिया भर में और स्पेशली भारतीय इकोसिस्टम में बात हो रही है कि फंड रेज करना बहुत मुश्किल होगा। आप दोनों ने बहुत ही बड़ा फंड रेज किया है और काफी तगड़ा रिस्पांस इन्वेस्टर्स से मिला है। मनीष, कांग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग अ यूनिकॉर्न टू। क्या वाकई में मुश्किल था? कुछ फंडिंग विंटर जैसी फीलिंग महसूस की आपने? फंड रेजिंग इस साल थोड़ा डिफिकल्ट है कंपेयर टू लास्ट 2-3 इयर्स। हमारे लिए स्पेसिफिकली उतना डिफिकल्ट नहीं था बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। यू नो, हमारा बिजनेस ऑलमोस्ट 100% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा है फ्रॉम लास्ट ईयर टू नाउ। सो एंड बहुत ही अच्छे यूनिट इकोनॉमिक्स के साथ बढ़ा है, तो हमारे लिए उतना डिफिकल्ट नहीं था। बट शायद हमारे लिए और भी आसान होता अगर ये फंडिंग विंटर ना होती तो आई एग्री विद यू, देयर इज सम pull back on the investor side. People are holding back on investing. लोग वेट कर रहे हैं कि कैसे इन्फ्लेशन पैन आउट होएगी, कैसे ग्रोथ आएगी अगले 12 से 24 महीने के अंदर। सो थोड़ा सा मैं जरूर मानता हूँ कि थोड़ा सा मंदी है कैपिटल मार्केट्स में, जिसके कारण फंडिंग थोड़ा सा स्लो हो रहा है। विनीता, आपके लिए एक्सपीरियंस कैसा था जब आपने फंड रेज किया मई में? सो हाय अर्शदा, मैं और मनीष, हमारी जो कंपनीज हैं वो हमारी 7 साल हो गए शुगर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार में तेजी बरकरार है। फिलहाल निफ्टी दिन के ऊपरी स्तरों पर ही कारोबार कर रहा है। लेवल्स के हिसाब से अगर देखेंगे तो 17,086 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। 270 अंकों की मजबूती है, ऑलमोस्ट 1000 अंकों की तेजी बैंक निफ्टी में और सेंसेक्स में भी 1000 अंकों की तेजी। मिड कैप इंडेक्स 350 अंकों की बढ़त के साथ डे हाई पर कर रहा है ट्रेड। तो अच्छी खरीदारी आज के सेशन में, कई पॉकेट्स है जो आउट परफॉर्मेंस दिखा रही है। लेकिन अब खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे, शेर खान और पार्क और इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदेड़ के बीच मुकाबला चल रहा है। पहले अपडेट देख लीजिए। पंकज रांदेड़ ने अल्ट्राटेक सीमेंट में खरीदारी की कॉल दी थी, वहां पर प्रॉफिट्स बुक किए हैं 6318 के लेवल्स पर। 6510 के उनके टारगेट थे। 6291 मौजूदा लेवल है। इसके अलावा जो अपडेट है अब तक पोर्टफोलियो में, तो पंकज ने प्रॉफिट्स लिए हैं एमएनएम में। 1325 के टारगेट थे, 1275 पर पोजीशन से एग्जिट किया है एमएनएम से। फिलहाल 1280 के आसपास कर रहा है कारोबार। अब दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति। हालांकि 3:30 बजे विनर की अनाउंसमेंट होगी और ये मंथली विनर है। बढ़त इस हफ्ते की शुरुआत से ही पंकज ने बनाई हुई है, वही लीड भी कर रहे हैं 12.5% रिटर्न के साथ। बाकी गौरव की ओर से 1% के नेगेटिव रिटर्न और रूपक डे भी 2% के नेगेटिव रिटर्न उनका पोर्टफोलियो लैंड कर रहा है। इसी के साथ मिड कैप मंत्रा में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं सीएनबीसी आवाज पर। साथ ही हमारे खास सेगमेंट, खास पेशकश हम आपके लिए लेकर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पिछले हफ्ते नासा ने अंतरिक्ष के कुछ अनोखे नजारे दुनिया के सामने पेश किए। ब्रह्मांड की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से ली गई और इन तस्वीरों की खूबसूरती ने ही आवाज एंटरप्रेन्योर को फिर इंस्पायर किया है कि आपके सामने भारतीय स्पेस टेक की झलक पेश की जाए। स्पेस टेक्नोलॉजी में इस तरह की हो रही तरक्की से यूनिवर्स के कई राज सामने निकल कर आ रहे हैं। इंडस्ट्री भी तेजी से बढ़ रही है। ग्लोबल लेवल की बात कीजिए, 2018 में ये स्पेस इंडस्ट्री $360 बिलियन की थी, जो 2026